हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेलकम टू केमिस्ट्री क्योर वंस अगेन। और हम शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दिया है बल्कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नोमेनक्लेचर। और उसके लिए हम बहुत जो बेसिक चीज़ थी उसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं उसके, वो बाइफर्केशन हमने कर लिया था, वो विभाजन हमने कर लिया था। और हमने पाया था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अधिकतम 5 भाग होते हैं। तो अब देखिए, हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे एक एक कैटेगरी लेते हुए यहाँ पे स्टडी करेंगे। और सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेने जा रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन्स लेंगे। और हाइड्रोकार्बन्स भी हमने देखा कि 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बारे में IUPAC उसके नोमेनक्लेचर के लिए क्या कहती है, ये बातें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा यहाँ पे हेडिंग मैंने डाल दी है आपके लिए कि IUPAC रूल्स फॉर ब्रांच चेन एल्केन्स, यानी सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं तो उनके लिए क्या क्या नियम कायदे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स मैंने बनाई हैं, रूल्स मैंने बनाए हैं, यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला जो रूल होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए, वो ये होता है कि अगर वो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, यानी उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा, तो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला रूल जो है हमारा वो होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशली हाइड्रोकार्बन का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि उस दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है वो हमें सेलेक्ट करनी होती है। देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे हमारे पास ये है एक हाइड्रोकार्बन, हम यहाँ पे देखिए जिगजैग जो स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे, क्योंकि जिगजैग स्ट्रक्चर में आपको पता है बहुत ईजी होता है लिखना, और इसलिए उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। तो उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम की बचत रहेगी। देखिए, जिगजैग फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो एक ही हाइड्रोकार्बन चेन है हमारी, और इसके ऊपर मान लीजिए इस तरह से एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। यहाँ पे एक और दूसरी हाइड्रोकार्बन चेन बनाता हूँ मैं। ये है हमारे पास एक दूसरी हाइड्रोकार्बन चेन, और उस दूसरी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर आप देखिए यहाँ से एक इस तरह की ब्रांच निकली हुई है इस तरह से, और यहाँ से भी एक ब्रांच निकाल देता हूँ मैं इस तरह से। ठीक है जी। और देखिए, एक और यहाँ पे हम इस तरह का एग्जांपल कर देते हैं इसको। ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, 2 हाइड्रोकार्बन चेन है देखिए यहाँ पे, और दोनों हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर हम अब देखेंगे कि हमारी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है, वो हमें किस तरह से सेलेक्ट करनी है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, जितने कार्बन की चेन आपको यहाँ पे दिख रही है उसकी नंबरिंग आपको देखनी है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस कार्बन चेन के अंदर तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है ये हमारी पास। इसी तरह से अगर यहाँ से देखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 कार्बन की चेन है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि इन दोनों ही चेन्स के अंदर या तो ये वाली चेन हम सेलेक्ट कर लें तो भी एक ही बात होगी, इस पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और अगर ये वाली हम कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो भी हमारी सिलेक्शन जो है वो एकदम करेक्ट होगी। क्लियर है जी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हमने सिलेक्शन कर लिया है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन से हमें मिलता क्या है, वर्ड रूट। क्या मिलता है जी, वर्ड रूट मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड रूट बन के निकलता है वो क्या निकलता है, हेक्स। 6 कार्बन हो गए, हेक्स। ठीक है जी। अब इस कार्बन चेन के ऊपर हम आते हैं। देखिए, इस कार्बन चेन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ से चलते हैं हम 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है ये। तो अब आपको ये नहीं कर देना है कि सीधी जो श्रृंखला है उसी को
प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लेना है। जो और ऑप्शंस इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। उनके अंदर भी अगर कोई लंबी कार्बन चेन इससे निकल जाती है तो उसी का हमें सिलेक्शन करना है, न कि ये सीधी वाले का। यहाँ से देखो अब 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन हो गई है ये। हाँ जी, 7 कार्बन की चेन हो गई है। इसी तरह से यहाँ से अगर हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन हो गई है ये भी। हाँ या ना? हाँ जी। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 की हुई है तो इसका हमें सिलेक्शन नहीं करना है। इसी तरह से और भी कोई ऑप्शन बन रहा है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा है अपना। 7 बन रहे हैं, वही हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये वाली जो श्रृंखला है या ये वाली जो श्रृंखला है, दोनों ही चेन्स के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं भाई? 7। कितने आ रहे हैं भाई? 7 कार्बन आ रहे हैं। तो इसी का हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये मतलब होता है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का नियम जिसको हम कह सकते हैं, तो आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लिया है। अब दूसरा जो नाम लिखा हुआ है कि लार्जर नंबर ऑफ ए साइड चेन, यानी अगर हमारे पास 2 कार्बन चेन्स हैं, कितनी है भाई? 2 कार्बन चेन्स हैं मान लीजिए, और दोनों की लेंथ एक समान है। दोनों की लेंथ क्या है? अगर एक समान है तो हमें उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिस कार्बन चेन के साथ ज़्यादा ब्रांचेज निकली हुई हैं, यानी जिस कार्बन चेन पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उस कार्बन चेन का हमें सिलेक्शन करना है। ये लार्जर नंबर ऑफ ए साइड चेन रूल। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाला हमने सिलेक्शन किया, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हमने मानी यहाँ पे, और इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया है 2 कार्बन का, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया है 2 कार्बन का। कुल मिलाकर के इस चेन के ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं जी? 2। कितने हैं? 2 हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे और करता हूँ, इस तरह से निकाल लेता हूँ। ठीक है भाई। तो अब ये भी कितने कार्बन की चेन हो गई है? कितने कार्बन की हो गई है? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये भी 7 कार्बन की चेन हो गई है। अब ये भी 7 कार्बन की चेन है और ये भी 7 कार्बन की चेन है। हाँ या ना? हाँ। अब मैंने क्या किया देखो, अब मैंने ये किया कि इस कार्बन चेन के ऊपर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक और सब्स्टिट्यूएंट अगर जोड़ूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा बात पे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक और सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से निकाल दिया है। तो ये देखो, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। इस कार्बन पे अब 3 मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, और वो तीनों मिथाइल ग्रुप अगर हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उनमें से 2 तो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे और एक मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा बनेगा। कैसे? देखिए, अब अगर ये कार्बन चेन में सेलेक्ट करता हूँ तो इस कार्बन चेन पे मेरे 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट हुए। कितने हुए? 2 सब्स्टिट्यूएंट हुए। लेकिन अगर मैं ये वाली कार्बन चेन अब सेलेक्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा बात पे, जो डॉट डॉट से मैं शो कर रहा हूँ, देखो अब देखिए, अब इस कार्बन चेन में भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें भी कितने हैं? 7 हैं। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब इसमें यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ही है ये तो इसको तो हमें छोड़ ही देना है, इसका हमें कोई सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन ही कम हो गए हैं। अब देखिए, इन दोनों में से 7 कार्बन है दोनों में ही, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जिस चेन के ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं,
ज़्यादा नंबर ऑफ प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापियों की संख्या जिस चेन के ऊपर ज़्यादा है उसको हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन मानना है। तो उस लिहाज से देखिए इस चेन के ऊपर जो डॉट डॉट से हमने चेन बनाई है, जो श्रृंखला बनाई है, उस पर एक मिथाइल, दो मिथाइल, ये वाला 3 नंबर इथाइल, ये वाला इथाइल हो गया और एक ये वाला इथाइल हो गया। 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गए हैं। कितने हो गए हैं भाई? 4 प्रतिस्थापी हो गए हैं। जबकि इसके ऊपर कितने बने? एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ही प्रतिस्थापी बने। तो हमें सिलेक्शन किसका करना है? इस कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है हमारी वर्ड रूट के लिए। तो ये मतलब होता है किसका? लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन रूल, लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। बात समझ में आ गई है आपको शायद? अब देखिए तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे लोएस्ट नंबर रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो ये दोनों ही बातें समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है। अगर किसी प्रिंसिपल कार्बन चेन के साथ कोई एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है भाई? एक ही सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ा हुआ है, एक ही प्रतिस्थापी अगर जुड़ा हुआ है, तो हमें, क्योंकि उस प्रतिस्थापी की हमें, उस सब्स्टिट्यूएंट की हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तब। और IUPAC ये कहती है कि आपको नंबरिंग उस मुख्य कार्बन श्रृंखला के उस सिरे से करनी है जिससे कि उस एक प्रतिस्थापी को मिनिमम नंबर मिले, कम से कम अंक मिले। उसको बोलते हैं क्या? लोएस्ट नंबर रूल। कौन सा? लोएस्ट नंबर रूल, ये वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे अब, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा जो प्रतिस्थापी है वो 2 नंबर पे आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, और अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे हम, जैसे यहाँ से मैं करूँ 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? नंबरिंग हमारी कौन सी करेक्ट होगी? ये वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट है, जबकि ये क्या है? हमारी रॉन्ग नंबरिंग है। तो ये मतलब होता है लोएस्ट नंबर रूल का। बात समझ में आ गई आपको? लोएस्ट नंबर रूल की एक प्रतिस्थापी अगर है तो उसको सीधा सीधा हिसाब है, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इस हिसाब से हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिरे से नंबरिंग करनी है। क्लियर है जी? अब देखिए दूसरा इसमें लिखा हुआ है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी बने हुए हैं, क्या जी? अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी हमारी चेन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ये वाली चेन हमने सेलेक्ट कर ली थी जिसपे एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। देखियो अब इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, क्योंकि ये हमारी मुख्य चेन है ही नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? क्यों मिटा रहा हूँ इसको? ये हमारी प्रिंसिपल चेन नहीं रही है। अरे एक मिनट, ये इस तरह से, अब मैं इसको मिटा देता हूँ या इस तरह से। देखो हमारी चेन जो बनी है यहाँ पे वो क्या थी भाई? ये और ये थी, और ये और ये थी। ठीक है, यही थी भाई? हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन हुई। तो अब इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में हमें नंबरिंग जो करनी है, देखिए दोनों साइड से हो सकती है, इस साइड से भी हो सकती है और इस साइड से भी हो सकती है। अब करेक्ट कौन सी होगी? तो करेक्ट ऑप्शन जानने के लिए आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल देखना है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, यानी लोकेंट का मतलब होता है स्थिति निर्धारक। कौन सा निर्धारक? स्थिति निर्धारक। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें देखना है कि यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग हुई एक। दूसरी नंबरिंग क्या होगी मेरी? यहाँ से अगर करता हूँ मैं, देखो 1 2, ये 3, ये हमारा 4, ये हमारा फिर 5 6 और 7। ठीक है जी, इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये आता है। तो अब देखिए पोजीशन क्या क्या आती है हमारे सब्स्टिट्यूएंट की। अगर ये वाली नंबरिंग करते हैं तो हमारे जो 2 मिथाइल हैं वो 2 पोजीशन पे आ रहे हैं, तो 2 पे मिथाइल है हमारा, फिर 3 पे कौन है? इथाइल है, तो 3 हो गया एक। फिर 4 पे कौन है? इथाइल है, 4 हो गया एक।
और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है भाई, नहीं है। तो ये 4 आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए यहाँ पे, अगर हम LHS की तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए RHS की तरफ से जब कर रहे हैं तो नंबरिंग में क्या आता है हमारा, ये देखिए इथाइल है 4 नंबर पे, बात समझ आ रहे हो। और फिर हमारा ये वाला इथाइल कितने पे है, 5 नंबर पे है, ठीक है। फिर ये वाले जो 2 मिथाइल हैं वो कितने नंबर पे है भाई, 6 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो 6 और 6 ये आ गया हमारा सेट। तो एक सेट ये बना और एक सेट ये बना। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फर्स्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है, यानी फर्स्ट का मतलब ये वाला नंबर, अगर ये वाला सेम है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोलते हैं इसको, ये वाला अगर सेम आ जाता है तो हम इस पे जाएंगे फिर, तो क्या दोनों डिफरेंट हैं। अगर ये भी सेम आ रहा है, यहाँ पे वैसे सेम नहीं है ये, तो यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है कि ये वाला जो लोकेंट है वो करेक्ट लोकेशन है हमारी, यानी नंबरिंग हम इस सिरे से करेंगे। दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सब का टोटल कर लें। इन सब का टोटल जिस सेट में कम आ रहा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नंबरिंग के लिए। क्या, अगर सम टोटल कम आ रहा है, जिस सेट का सम टोटल कम आ रहा है, सम कम आ रहा है, जोड़ कम आ रहा है, वो हमारा क्या होता है, करेक्ट नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे नंबरिंग इस सिरे से हम करेंगे। बात समझ में आ गई आपको। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बोलते हैं इसको, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब अगर आपके पास, अब आपको अगर नाम लिखना है, IUPAC नाम, अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन वाला, हमने लॉन्गेस्ट चेन अगर नंबर बराबर आ जाते हैं कार्बन चेन में तो वो चेन लेते हैं जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तीसरा है हमारा लोएस्ट नंबर रूल, यानी अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, उस सेट का जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यानी जहाँ से दोनों सेट के अंदर डिफरेंस स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट किसका मिनिमम है, किसका कम है, वो वाला सेट हमारा करेक्ट सेट होता है। या उन दोनों में जो दोनों का टोटल है वो कौन से सेट का कम है, वो हमारा करेक्ट नंबरिंग होती है जब हम नंबरिंग करते हैं। तो ये वाला हमने चीज़ पढ़ लिया है। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास इसको मैं मिटा दूँ भाई, कोई ऐसी चेन है, ठीक है भाई, जिसके अंदर 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं भाई। क्या जुड़े हुए हैं रे, 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। जैसे ये वाला है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, एक और इस तरह से इथाइल, एक और इथाइल डाल दिया मैंने। अब देखो, हालांकि अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन इस चेन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सिलेक्शन हमारा यही रहेगा चेन का। तो अब आपको जब नाम लिखना है, और नंबरिंग भी यही रहेगी, इसी सिरे से नंबरिंग करेंगे हम, क्योंकि सेट जो बनेगा वो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जो है इसी में मिनिमम आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का रूल का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो वो IUPAC नाम लिखते समय जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा, भले ही उसकी पोजीशन ज़्यादा हो, लेकिन नाम उसका पहले लिखा जाएगा। जैसे इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो हमारा नाम क्या बनेगा, यहाँ पे 1 2 3, ये 3 नंबर है भाई, तो 3 इथाइल लिखेंगे हम, 3 इथाइल, 2 हाइफन मिथाइल। ये तो हो गए हमारे सब्स्टिट्यूएंट यानी सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। ये क्या है, दोनों सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। द्वितीयक ये आपके क्या है, प्रीफिक्सेस हैं, यानी पूर्व लगन है। अब हमारी पेरेंट चेन क्या थी, हेक्स, तो हेक्स लिखेंगे। देखिए कोई गैप नहीं आएगा हाइड्रोकार्बन के नाम में, हेक्स सैचुरेटेड चेन है तो एन जोड़ देंगे हेक्स में, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और देखिए एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है
कि IUPAC नाम लिखते समय आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, या आप सारे लेटर क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख सकते हैं, अदरवाइज सारे लेटर क्या लिखने हैं आपको, स्मॉल लेटर लिखने हैं। और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में कोई गैप नहीं आएगा, एक नंबर और एक लेटर के बीच में हाइफन आता है, डैश। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए डैश आ गया है ना भाई। तो ये इसका मतलब हुआ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको किस तरह से लिखना होता है जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो। बात समझ में आ गई भाई। अब देखो एक ये लिखा हुआ है 6 नंबर, इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा सा हम बाद में लेंगे कि किस तरह इसका मतलब क्या है। ये जो नंबर 5 है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप यानी अलग अलग एल्काइल ग्रुप है और उनकी पोजीशन या तो डिफरेंट है या वो सेम पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक जैसे दो एल्काइल ग्रुप हैं, एक जैसे दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो उनकी पोजीशन तो हमें 2 बार लिखनी ही है। जैसे 2 नंबर पे 2 मिथाइल हैं तो 2 2 दोनों की पोजीशन बता दी। फिर 2 हैं तो डाई, 2 2 डाई लिखेंगे 2 के लिए। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे। 4 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे नहीं कार्बन पे, आपको पता ही है ना भाई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। ओके, सो दिस इज दिस, है ना। अब देखिए इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं हम। नंबरिंग हमने कर ही ली है, ये ऊपर वाली हमारी करेक्ट नंबरिंग है भाई, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारे कितने की है, 7 कार्बन की है। 7 कार्बन की होने का मतलब क्या है, हेप्ट। वर्ड रूट क्या बना, हेप्ट बना। अब इस हेप्ट के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट हैं वो हमें देखने हैं। तो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट आपके 2 नंबर कार्बन पे कौन है, 2 मिथाइल ग्रुप है। 3 नंबर कार्बन पे 1 इथाइल है और 4 नंबर पे भी 1 इथाइल है। मैं गोला कर देता हूँ जो जो सब्स्टिट्यूएंट है उन पे, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है उसको इथाइल बोलेंगे और 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिथाइल बोलेंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट का भी हम नामकरण करेंगे थोड़ा नोमेनक्लेचर यहाँ पे, कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, सीधी चेन है इस 2 कार्बन की, ये 1 कार्बन की, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम एल्क, एल्क के साथ YL जोड़ा जाता है, एल्काइल। जैसे मैथ, मैथ के साथ YL जोड़ा तो मिथाइल। एथ के साथ 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो एथ, और एथ के साथ क्या जुड़ेगा, YL यानी इथाइल बन जाएगा। तो अब देखिए नाम जब लिखेंगे इसका तो क्या लिख देंगे हम, 2 डाई मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका भाई, 2 डाई मिथाइल। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। अभी बात हमने सीखी यहाँ पे, तो पहले कौन लिखा जाएगा, इथाइल लिखा जाएगा। और इथाइल की पोजीशन क्या है, 3 पे है 1 इथाइल, कोमा। क्योंकि हाइफन कब लगाना है, जब हमारा नंबर और लेटर आता है। अगर 2 नंबर एक साथ आते हैं तो दोनों नंबर के बीच में हमें क्या लगाना है, कोमा लगाना है। क्या लगाना है, कोमा लगाना है। तो 3 और 4 के बीच में कोमा। अब और कोई इथाइल है नहीं, 2 इथाइल हो गए तो डाई। देखिए डाई का डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काम में नहीं लिया जाएगा, इथाइल का ई काम में लिया जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि डाई हमें यहाँ पे नंबर बता रहा है इसका सब्स्टिट्यूएंट का। तो डाई इथाइल। फिर और कौन है अभी, 2 डाई मिथाइल, 2, 2 डाई मिथाइल। ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट का लेखा जोखा। 3 4 डाईथाइल, 2 डाई मिथाइल, और हमारा क्या है, हेप्ट। और हेप्ट के साथ सैचुरेटेड चेन है तो इसलिए हेप्टेन। ये क्या हो जाएगा भैया, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। क्लियर है बात, हाँ जी बच्ची, ठीक है, क्लियर है, ओके गुड। तो देखिए 3 4 डाईथाइल, 2 डाईमिथाइल हेप्टेन, ये इस हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाता है भाई, IUPAC नाम हो जाता है। तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं या सेम एल्काइल ग्रुप हैं और इक्विवेलेंट पोजीशन है। सॉरी ये वाला डिस्कस कर रहे हैं भाई हम, ये नहीं,
अभी ये डिस्कस नहीं किया हमने, ये डिस्कस किया है कि सेम एल्काइल ग्रुप्स हैं और डिफरेंट या सेम पोजीशन पे हैं तो उसकी नंबर हमें बतानी पड़ेगी, यानी 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई। अब देखिए ये वाला देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक इस तरह की पेरेंट चेन है और इस पेरेंट चेन के ऊपर एक आपका मिथाइल यहाँ लगा हुआ है और एक लिखा हुआ है आपका इथाइल यहाँ पे लगा हुआ है। बात समझ में? 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट में हमें देखो नंबरिंग अगर हम करें तो हमारा क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4 पे कौन आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग की मैंने एक। 3 पे मिथाइल आया और 4 पे इथाइल आया। एक नंबरिंग यहाँ से करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 पे कौन आया, इथाइल आया, यहाँ पे 3 पे कौन आया, मिथाइल। अगर ये नंबरिंग करते हैं तो 3 पे मिथाइल आ रहा है, ये नंबरिंग करते हैं तो 3 पे इथाइल आ रहा है। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, इथाइल आता है, मिथाइल बाद में, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो हमें जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ये कब की बात है, जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन बन रही है। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर अगर सेट हमारा सेम बन रहा है, जैसे यहाँ पे भी 3 4 का सेट बन रहा है और यहाँ पे भी 3 4 का सेट बन रहा है, तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। अब जो नंबरिंग होगी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी, यानी ये वाला करेक्ट आपका नंबरिंग हो जाएगा। अदरवाइज तो वही फिर लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल ही काम में आएगा। ये कब काम में आएगा, जब दोनों को पोजीशन, दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रही है तब। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, 3 इथाइल, लिखना तो वैसे ही है, 3 इथाइल 4 मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC। क्लियर है जी। तो ये इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 सब्स्टिट्यूएंट का सेट सेम आ रहा है दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर, तो वो नंबरिंग प्रेफरेंशियली हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। ये मतलब हुआ इसका। ये बात हो गई, क्लियर है जी। अब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं और एट इक्विवेलेंट पोजीशन, इसका क्या मतलब है, देखिए आपके पास अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं और उनकी पोजीशन क्या है भाई, एक समान है। अलग अलग एल्काइल ग्रुप है और पोजीशन क्या है उनकी, एक समान अगर है। जैसे ऊपर देखा हमने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है और पोजीशन क्या है भाई, उनकी क्या है, सेम है। तो अब देखिए वही बात आ जाती है यहाँ पे, ये वाली है ना, जो हमने ये वाली बात सीखी अभी, है ना, इक्विवेलेंट पोजीशन की बात की हमने। तो अब सेम एल्काइल ग्रुप्स एट डिफरेंट या सेम पोजीशन वाली बात भी हमने कर ली, यानी उनको डाई ट्राई से हमने डिनोट कर दिया है। अब रह जाता है हमारा एक यहाँ पे, वो क्या रह जाता है, नंबरिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कि अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, यानी जटिल है। जैसे यहाँ पे तो ये सिंपल है, ये 1 कार्बन की चेन, ये 2 कार्बन की चेन, ऐसे ये 2 कार्बन की चेन, ये 1 कार्बन की चेन है, तो ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट बोले जाते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा हम सीखते हैं। देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ भी अभी सारे के सारे, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है ये आपको लंबा मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, जब सीखना है तो क्या लंबा और क्या छोटा है, ठीक है। तो लिखा हुआ क्या है हमारे पास, लिखा हुआ है कि नंबरिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, देखो पहले तो मैं एक लंबी सी चेन बना देता हूँ, 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेकेन बना दिया मैंने। क्या बना दिया जी, डेकेन, ठीक है। 10 कार्बन की श्रृंखला है, डेकेन बोलते हैं।
अब इस चेन के ऊपर मान लीजिए आपको क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे मान लीजिए इस तरह की मैं चेन बना देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह से और इस तरह से, ये है, ठीक है भाई। देख लेना भाई, लंबी चेन कोई दूसरी तो नहीं बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मामला कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन यही है, बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम, ये हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना भाई। देखिए नंबरिंग अगर हम करेंगे यहाँ से तो इसको नंबर 4 पोजीशन मिलेगी, और यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगी, इसको नंबर 4 पोजीशन मिलेगी। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि नंबरिंग हम किस सिरे से करेंगे, वो बात यहाँ पे हमें सीखनी है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा वीडियो लंबा पड़ेगा, इसलिए हम इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी और भी एडिशन होगा, तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए आप इतना ही सीखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।